हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम फास्ट ऐप्स पे मिल जाएगा और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको VS क्लासेस पांडेपुर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है एडमिरल कप किससे संबंधित है। जो एडमिरल कप है वो किससे संबंधित है, इसकी हम लोग बात करें। विलियर्ड्स, नौकायन, मुक्केबाजी या स्क्वैश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडमिरल कप जो है ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा नौकायन से। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 बार SSC GD वगैरह में आ गया है। ये पूरा SSC GD का ही टेस्ट सीरीज है। SSC GD में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इतना याद रखिएगा। SSC GD का जो है प्रैक्टिस आप करना शुरू कर दीजिए। लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? जैसे लोकसभा का जो सदस्य है वो निजी विधेयक की जो सूचना अवधि है, मतलब पेश कितने समय के लिए कर सकता है? 1 माह दे सकता है, 3 माह, 5 माह, 6 माह। 6 माह देखिए राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और जो 3 माह होता है वो अलग अलग कानून है। जैसे आपने देखा होगा गिरफ्तारी निवारक निरोधक कानून, रासुका वगैरह होता है। 3 महीने तक जमानत नहीं होती है। इसका सही आंसर देखिए 1 माह हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 माह हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा कि जो मोटर गाड़ियों में साइड मिरर जो लगता है वो किस दर्पण का होता है? मोटर गाड़ियों में साइड मिरर किस दर्पण का होता है? तो यहाँ पर देखिएगा, मोटर गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है वो किस दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनता है। तो छोटा किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है। समतल दर्पण में समान बनता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? देखिए, अर्थव्यवस्था का जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है, और एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है तृतीयक क्षेत्र, और एक होता है चतुर्थ क्षेत्र। इस तरह से अर्थव्यवस्था के पास टोटल 4 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो किस पर होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि है, कृषि, और इसके अलावा पशुपालन, कृषि, पशुपालन, और फिर आपका कृषि हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में? जो है मुर्गी पालन होगा, या आप कह सकते हैं कि वानिकी होगा, जो वन वगैरह लगाते हैं वो हो जाएगा। और बात करते हैं द्वितीयक सेक्टर में, कारखाना हो जाएगा, कारखाना, ऊर्जा मतलब विद्युत, कोयला, जितने भी ऊर्जा संबंधित, पेट्रोलियम, सब, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान भी जो है ये किस सेक्टर में आता है? द्वितीयक सेक्टर में आता है। अब बात करते हैं तृतीयक सेक्टर में क्या है? इसे सेवा कहते हैं, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा। इसके अलावा जो है आपका टेलीफोन है, सड़क है, परिवहन है, ये जितने भी काम होते हैं ये सब, संचार है, ये सब तृतीयक सेक्टर में है। चतुर्थ सेक्टर में क्या है? आपका अनुसंधान है, अनुसंधान चतुर्थ सेक्टर में आता है। और आपका जो है कह सकते हैं कि ये जो लाइब्रेरी है जिसको हम लोग कहते हैं पुस्तकालय भी जो है चतुर्थ सेक्टर में आता है। जो हमारा कल्चर वगैरह है वो भी क्या आता है? चतुर्थ सेक्टर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक सेक्टर पूछा है, तो प्राथमिक सेक्टर क्या है? कृषि है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?
तो इसका मतलब है कि ये तंजानिया में है, कीनिया में है, इथियोपिया में है, या कह सकते हैं कि घाना में है। ये कहाँ पे है? तो माउंट किलीमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है किलीमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत यदि पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरठ छावनी, जहाँ पे 1857 के सैनिक विद्रोह हुआ था। यह सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो है मेरठपुर छावनी में जो है इस विद्रोह की शुरुआत हुई, जो कि आपका 10 मई जो है 1857 को ये घटना प्रारंभ होती है मेरठ से। ठीक है, कहाँ से? मेरठ के आयुधशाला को लूट लिया जाता है और वहीं से लूट करके जो है इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब होता है जहाँ पर बृहद कुटीर उद्योग हो, औद्योगिक विकास से विदेशों का सहयोग हो, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता। तो ये क्या हो जाएगा? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता ही क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये बातें करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बंगाल खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है? इसका मतलब है जो बंगाल खाड़ी से निकलता है मानसून, उसे उत्तर प्रदेश में उत्तरी मानसून, पछुआ पवन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। ठीक है, इसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। और यही मानसून फिर वापस जाता है ना, तो वही मानसून जा कर के तमिलनाडु में जाड़े में भी वर्षा कराता है। यह मानसून जाड़े में भी वर्षा कराता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा निम्न में से किसको पार्ल सिटी कहा जाता है? पार्ल सिटी जो है किसको कहा जाता है? कांडला, तुतीकोरिन, कोच्चिन, हैदराबाद। तो पार्ल सिटी कौन है? हैदराबाद को पार्ल सिटी कहा जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जब भी ये वीडियो देखिएगा तो मुझसे पहले ही कमेंट्स करके ये सोचिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं? सोनभद्र, चंदौली, झांसी, ललितपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया? जो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा है उसको क्या नाम दिया गया? यदि देखा जाए तो इसे क्या नाम दिया गया है? रुपया, यूरो, रूबल या फ्रैंक। तो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा क्या है? यूरो है। रूबल किसकी है? रूस की है। ठीक है, रूबल किसकी मुद्रा है? तो रूस की मुद्रा है। और ये भी यूरोप में चलती है, ये भी यूरोप में, और ये भारत, नेपाल और आपका श्रीलंका, पाकिस्तान में रुपया चलता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में या कानपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में ये स्थित है। चलिए अब आते हैं पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय। देखिए यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर से क्वेश्चन दिया भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वही यदि केंद्र में जाता है ना तो ये पंडित दीनदयाल बंदरगाह पूछ देता है। बंदरगाह केंद्र में बार बार बंदरगाह देता है, तो ये कांडला को बोलते हैं। कांडला बंदरगाह को पंडित दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। ये विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? आगरा, मथुरा, बरेली, नागपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा मथुरा।
ये जो है आपका मथुरा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मथुरा हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? कौन सी एक मिट्टी है जो नदियों द्वारा निर्मित है? तो यहाँ पर जैसे नदी बहाव लेकर आती है और एक मिट्टी का निर्माण कर देती है, ये कौन सी मिट्टी है जो नदी बहाव लेकर आती है और उसका निर्माण करती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट? तो नदी द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, यदि पूछेगा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? ज्वालामुखी द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। अब कौन सा फेरस ऑक्साइड द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। लैटराइट मिट्टी जो है इस तरह से भी ये मुलायम और सूखने पर कड़ी हो जाती है, इसकी एक विशेषता। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग कहाँ पे है? यूपी में कहाँ पर मिट्टी के खिलौने का उद्योग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ, कानपुर, आगरा, बरेली। इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा में मिट्टी का खिलौना। ठीक है, खिलौना जो है मिलता है। और कानपुर चमड़े के लिए है, मेरठ आपका खेल के सामान के लिए, बरेली कृत्रिम जो है आभूषण के लिए है, जैसे होता है ना रोल्ड गोल्ड जो है उसके लिए बरेली जाना जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व बाघ दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल, 23 मई, 18 जून, 29 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? मतलब जो प्रधानमंत्री होता है वो किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो इसका सही आंसर मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा और जो है आपका राज्यसभा। तो ये जवाब किसको देता है? लोकसभा के प्रति क्या होता है? जवाबदेही होता है। ऐसा क्वेश्चन फटाफट आप जब रिवीजन कर लेंगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन श्योर है एग्ज़ाम में बनते हैं। और ये जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे तो आपको इस तरह का यदि प्रैक्टिस है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम का गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? मतलब भारत का एक लोक नृत्य है। गरबा, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। तो भारत का लोक नृत्य यदि पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा? भारतीय लोक नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य कहता तो जैसे शास्त्रीय नृत्य कहता तब अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भारतीय लोक नृत्य है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा? भारतीय लोक नृत्य। तो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य में मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथकली, गरबा जो है गुजरात का, ये क्या है? लोक नृत्य है। अब बाकी ये तीनों क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, और ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? हरे फलों को जो पकाने के लिए जो है कृत्रिम रूप से एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन जो है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए सबसे प्रयुक्त है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? जैसे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक और नृत्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यह पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दे सकता है कि यह किस में दिया जाता है, तो साहित्य पुरस्कार, तो यहाँ पे ये साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई जो है कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई का दोगुना। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा जो है ये देखा जाता है। ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। चलिए अब आते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा होता है? मतलब कौन सा सागर का जल जो है सबसे ज़्यादा खारा होता है? तो ये बातें करते हैं, अरल सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर या मृत सागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृत सागर का जल क्या होता है? सर्वाधिक खारा होता है। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार
किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था? आर्य समाज की जो स्थापना किया था पहली बार 1875 में किस शहर में किया गया था? मुंबई में। ठीक है, आर्य समाज कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। बाद में इसका जो है मुख्यालय कहाँ लेकर गया गया? लाहौर में। स्वामी दयानंद सरस्वती बाद में इसके कार्यालय को लाहौर लेकर चले गए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो ये क्या है? घटती है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम, तो मानसून हमारा पूर्व में एंट्री करता है, तो जब मानसून एंट्री करता है तो वहाँ वर्षा की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। तो भारत में वर्षा का एंट्री जो है मानसून की एंट्री से होता है, जैसे जैसे वो दूर जाता है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होती है? घटने लगती है। ये देखिए, फिर इसके बाद किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मतलब इनमें से कौन है जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, मदुरै, बंगलुरु, चेन्नई। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो ये क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर को। मैनचेस्टर मतलब जानते हैं क्या होता है? कपड़ा उत्पादन उद्योग, कपड़ा उद्योग को मैनचेस्टर कहते हैं। ये देखिएगा, पूर्व का मैनचेस्टर कोलकाता, पश्चिम का मैनचेस्टर मुंबई, मुंबई, उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण का मैनचेस्टर चेन्नई। ये होगा। इसका मतलब है कि इसी को हम लोग बोलते हैं मैनचेस्टर। अब समझ में आ गया? और पूरे भारत, सॉरी ये नहीं होगा, पश्चिम का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मुंबई को राजधानी कहा जाता है सूती वस्त्रों का, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये हो जाएगा। इसका मतलब यदि पूछेगा अहमदाबाद, ये भारतों का मैनचेस्टर होगा और पूर्व का भी मैनचेस्टर होगा। और वहीं यदि मुंबई कहेगा ना तो मुंबई को कपड़ों की राजधानी कहा जाता है, मुंबई मैनचेस्टर नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO है, ILO जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में है। इससे भी क्वेश्चन दे सकता है। अब दे रहा है भारत की करेंसी पर कुल कितनी भाषाएं हैं? जो भारतीय सरकार की करेंसी है उस पर 10 भाषाएं, 15 भाषाएं, 17 भाषाएं और 22 भाषाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 भाषा है। भारत की करेंसी पर कुल 15 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो यही आपका FRI हो जाएगा, जो कहाँ पे है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पे है? देहरादून में। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा, उत्तर प्रदेश में बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? यूपी में जो बीज विकास निगम है ये कब बनाया गया था? यदि हम लोग इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। तो 2002 में बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 2002 में। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट से मिलती है या मिलता है? कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट से मिलता है? उसकी बात करें, पलानी पहाड़ी, अनाई मुंडी पहाड़ी, नीलगिरी, सेवराई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। नीलगिरी इतनी लंबी पहाड़ी है कि यह पूर्व घाट से पश्चिम घाट को क्या करता है? जोड़ता है, जिसे हम लोग नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। देखिए, फिर अभी मैनचेस्टर हमने बताया था, तो यहाँ पर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? मतलब केंद्र सरकार में यदि देखा जाए तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये क्या हो जाएगा?
आपका गृह सचिव, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गृह सचिव होता है वो क्या होता है, उच्च नागरिक सेवा अधिकारी होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का एक स्वीकृति दिया था। कब दिया था? 2 अक्टूबर 2017 से। 2 अक्टूबर 2017 से इस योजना की स्वीकृति दी। यक्षगान लोक नृत्य, यक्षगान जो है लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो यक्षगान कहाँ पर गाया जाता है? यह लोक नृत्य कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। क्वेश्चन दे दिया कि यक्षगान लोक नृत्य कहाँ पर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक में जो है यह लोक नृत्य होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कोशिका का शक्ति स्रोत, मतलब कोशिका का पावर हाउस भी बोल सकते हैं इसे। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, ये क्या हो जाएगा? माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त की थी? नरगिस दत्त, उमा देवी, देविका रानी या सुलोचना? तो यहाँ पर पहली महिला पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? देविका रानी। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली जो है, प्राप्त करने वाली पहली महिला भी रह चुकी हैं। ठीक है, देविका रानी। अब देखिए पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें ड्रेन थ्योरी सिद्धांत भी दिया गया था और जिसे हम लोग बोलते हैं धन निष्क्रमण सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। ये जो धन निष्क्रमण वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस धन निष्क्रमण सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? तो ये क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या थे? इसके प्रतिपादक थे। ठीक है, ड्रेन थ्योरी सिद्धांत का। अब बात करते हैं आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों को सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था? जो आधुनिक ओलंपिक खेल है उसका आयोजन कब किया गया था? 1890, 1896, 1905। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1896। यूनान, एथेंस से शुरू किया गया। यूनान, एथेंस से शुरू किया गया। ठीक है, अब देखिए किस रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तो आज का जो सेशन है वो इतना ही है। अभी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दे रहा है बैगनी, लाल, हरा और जो है पीला। ये देखिएगा बैगनी का सबसे कम होता है और लाल का क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। बैगनी का क्या होता है? सबसे कम। तो यहाँ पर कम वाला पूछा है तो बैगनी लगा दीजिएगा। ठीक है, और यदि अधिक वाला पूछता तो लाल लगा देते। भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल कब हुआ था? जब संयुक्त राष्ट्र स्थापना हुआ था तबे भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में क्या हुआ था? शामिल हो गया था। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तभी ये शामिल हो गया था। लेकिन जो है यहाँ पर ये दे सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का कब सदस्य बना। इसके अलावा अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था बाद में बना, लेकिन उसे उस समय वीटो पावर दिया जा रहा था, लेकिन यह प्राप्त नहीं किया जब ये सदस्य बना था। ठीक है, उस समय चाहता तो भारत वीटो पावर ले सकता था। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। आज का सेशन कंप्लीट हो गया आज, और हम लोग फिर से जो है अगले सेशन में मिलेंगे इसी तरह से। यदि वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।